नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरडब्ल्यूएस क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर हमारे यूट्यूब चैनल आरडब्ल्यूएस क्लासेस यानी इसी चैनल पर टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपके मॉक टेस्ट पेपर जो करवाया जा रहा है, संपूर्ण मॉक टेस्ट पेपर, इसमें आपका हो चुका है 11 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, यानी 10 हो चुके हैं और 11वें जो मॉडल पेपर है, इसका आपका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 के आपके 50 प्रश्न जो है हम करवा चुके हैं। कितने प्रश्नों को करवा चुके हैं मेरे भाई? 50 क्वेश्चनों को हम कर चुके हैं। पार्ट 1 के जो 50 प्रश्न हैं, 50 प्रश्न हम कर चुके हैं। आज हम 50 प्रश्न से आगे बढ़ने वाले हैं इस पेपर में, ठीक है? 51वां प्रश्न देखेंगे और आज इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, बहुत ही बढ़िया व्याख्या के साथ, और जहाँ पर ट्रिकों की आवश्यकता होती है वहाँ पर ट्रिक लगाई जाती है, जहाँ व्याख्या की एक्स्ट्रा व्याख्या की ज़रूरत होती है वहाँ एक्स्ट्रा व्याख्या आपको दी जाती है, और आपको पेपर में यानी कि इसी मॉडल पेपर को इसी क्लास में तुरंत ही याद करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्योंकि आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, इस प्रकार से हम टेस्ट देते हैं कि एक ही प्रश्न को कई बार दोहराते हैं, और उससे जितना कुछ डाटा, एक्स्ट्रा डाटा हम उपलब्ध करवा सकते हैं वो सारा कुछ हमको करवाते हैं। तो एक फास्ट रिवीजन ये इसको आप कह सकते हैं, और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का भंडार है ये। तो आपको सीधे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों, जिन जो साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के लिए बता दूं कि हमारे करंट अफेयर्स के जो प्रश्न आते हैं, उनके लिए हमने डेली करंट अफेयर्स की शॉर्ट्स वीडियो दी जाती है आपके लिए, जिसमें आपके 5 प्रश्न होते हैं और 1 मिनट भी नहीं लगता आपको उसको, उन प्रश्नों को याद करने में, पढ़ने में। तो वो प्रश्न जो है डेली जो न्यूज़ से उठाकर आपके लिए बनाया जाता है। करंट अफेयर्स क्या है? डेली का जो न्यूज़ में जो चल रहा है, जो भी घटनाएँ घट रही है, वो सब करंट अफेयर्स है। तो आपके लिए उस शॉर्ट्स में जो है डेली के जो न्यूज़ से जो घटनाएँ घटती है, उन सभी से जो प्रश्न बनते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, उन प्रश्नों को एक जगह संकलित करके आपको शॉर्ट्स के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले और आप वो उसका लाभ उठा पाए। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए तो आपको सारा कुछ यहाँ पर राजस्थान जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चीज़ सारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर आपको क्लासें मिल जाएंगी। बाकी कुछ साथियों का कहना था, मैं हर टेस्ट में आपसे कहता हूँ कि पीडीएफ के लिए पीडीएफ आपको मिलेगी। पीडीएफ मिलेगी आपको, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कीजिएगा। हमारे आरडब्ल्यूएस क्लासेस का इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा और हमसे बात कर सकते हैं। आप कोई भी डाउट हो, कोई भी बात करनी हो, तो आप वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और पीडीएफ भी वहीं से आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए तो साथियों, करते हैं अपने प्रश्नों की शुभारंभ। और जो प्रश्न अपने 50 प्रश्न कर चुके हैं, तो आज हम 51वां प्रश्न देखते हैं और आपकी स्क्रीन पर चलते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं नए साथी जो जुड़े हुए, कि जैसे कि हमने ये प्रश्न किया है, पहला प्रश्न कि 1857 क्रांति को लेकर था। तो इसमें हमने बहुत ही बढ़िया व्याख्या के साथ सारा कुछ समझा, पूरा डाटा, है ना? तो इसी प्रकार से हम याद करते हुए चलेंगे, एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर हम जो है टेस्ट को, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको जो है क्लास में ही याद होने वाला है। बाकी आपका कोई भी सजेशन हो तो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना? चलिए तो देख लीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ही का चैनल है साथियों, आप ही की जिम्मेदारी है इसको ग्रो करवाए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और आपके लिए मोटिवेशन शॉर्ट्स आपको डेली मिलता है, जो मॉर्निंग में आपको उपलब्ध करवाया जाता है। चलिए तो आज हमारा साइंस का यहाँ से पोर्शन स्टार्ट होता है। साइंस के प्रश्नों से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये प्रश्न है आपके सामने, पहला प्रश्न है आज के टेस्ट का, कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह यौगिक जो है क्या है? जल में विलेय है। तो यह तत्व क्या हो सकता है? आपसे पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा, कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित कर रही है, और यौगिक जो है जल में विलेय है, तो वो हो जाएगा आपका कैल्शियम। क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम तत्व ये है, हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाता है? तो प्रकाश किरण जो अत्यंत दिशिक होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी लेसर। लेसर कहलाती है, लेजर कहलाती है। लेसर कहे या लेजर कहे, ठीक है? चलिए, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो प्रकाश स्तंभ में जो अत्यधिक तेज प्रकाश होता है, वो होता है आपके समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देने के लिए जो है होता है।
प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश का प्रयोग समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें चेतावनी देने के लिए किया जाता है। संकेत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो सर्वोत्तम विद्युत का चालक चांदी हो जाएगी। तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, इन तीनों ऑप्शनों में से मतलब और चांदी, चारों ऑप्शनों में से अगर देखा जाए तो चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत की जो चालक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है जो आप हर कोई यूज कर रहा है, तो बताइए इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट है मेरे भाई कई कंप्यूटर जो एक नेटवर्क के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरनेट होता है। ठीक है, चलिए। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स है आपका एक एप्लीकेशन है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75, आपकी स्क्रीन पर सही दिख रहा है ना? हाँ जी। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, तो सफेद स्वर्ण के नाम से आपका पीएफ जाना जाता है। तो सफेद स्वर्ण के नाम से आपका क्या जाना जाता है साथियों? ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। ये है आपका पीटी। पीटी का मतलब है आपके प्लेटिनम। प्लेटिनम। प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, यानी व्हाइट गोल्ड, व्हाइट सोना, सफेद स्वर्ण, प्लेटिनम को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक सीमित क्षेत्र में कंप्यूटर उपकरणों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो एक सीमित क्षेत्र में कंप्यूटर उपकरणों के नेटवर्क को कहा जाता है लैन। LAN, लैन। ठीक है, चलिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि आपको कहाँ दिख रहा है? निकट दृष्टि दोष का मतलब है मेरे दोस्त, आपने सभी ने पढ़ा है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि आपको निकट की वस्तु क्लियर दिख रही है। निकट तो आपको क्लियर दिख रहा है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो ये हो जाता है आपका निकट दृष्टि दोष। अगर पूछा जाए दूर दृष्टि दोष, तो दूर की वस्तु आपको क्लियर दिखेगी, यानी कि नाम के विपरीत जो है इसका आंसर होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, और उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे हम दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में दिष्ट कार्य के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है? दिष्ट कार्य के द्वारा बदला जाता है आपके। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका, परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु में नाभिक की खोज की थी आपके जे थॉमसन जी ने। किसने की? जे थॉमसन ने परमाणु में नाभिक की खोज करी था। चलिए। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर का साधारण तापमान पूछा गया है। तो मानव शरीर का साधारण तापमान होता है आपका 36.9 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का साधारण तापमान होता है। चलिए। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है आपका क्षोभ मंडल में। कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में आपके पृथ्वी का जो सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकालती है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, वो आपके पानी से निकलती है। किससे निकलती है? पानी से निकलती है। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए जो लिया है गया है, वो हो जाएगा आपका जीवाणु। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84 नंबर का, कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ नहीं पिघलने का कारण क्या है? तो पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा नहीं पिघलती है, एक साथ नहीं पिघलती है, वरना एक साथ पिघल जाने जाए, लेकिन एक साथ नहीं पिघलती है, धीरे धीरे पिघलती रहती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को विकसित कर देती है। विकसित कर देती है यानी फैला देती है, वापस कर देती है। ठीक है, चलिए। किसी रक्त समूह में प्रतिरक्षी ए व बी पाए जाते हैं, तो वह रक्त समूह होगा, यानी
प्रतिरक्षी जो है ए और बी पाए जाते हैं, तो रक्त समूह पूछा है आपसे, तो वो हो जाएगा आपका ओ। ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप में ए और बी जो है आपके प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसे जीवाणु मर जाते हैं? तो मनुष्य के आंसू में होता है आपके लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है मनुष्य के आंसू में एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु जो है मर जाते हैं। तो याद रखिएगा, लाइसोजाइम जाइम पाया जाता है। चलिए, दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो दो विभिन्न समुदायों के बीच जो संक्रांति क्षेत्र होता है वो कहलाता है इकोटोन। क्या कहलाता है? इकोटोन। इकोटोन यानी दो समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका 88 प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में कुल जीवित पदार्थों को किससे दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है आपके जैव भार के पिरामिड के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? खाद्य श्रृंखला में कुल जीवित पदार्थों को जैव भार के पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है। जीवाणु संक्रमण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो जीवाणु संक्रमण से आप सभी जानते हैं टिटनेस का रोग हो जाता है। वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है वह कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी आयन मंडल। आयन मंडल जो है वायुमंडल की परत रेडियो संचार को संभव बनाती है आयन मंडल के द्वारा। ठीक है, चलिए। अनियंत्रित औद्योगिकरण से अम्ल वर्षा होती है, यह मुख्य रूप से इनमें से किसके कारण होती है? तो ये होती है आपके नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। किसके कारण होती है? नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा जो होती है आपकी। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर। चलिए, तो पादप संगरोध संबंधित है। पादप संगरोध आपके पादप रोग नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न से ही आपका आंसर आ रहा है सीधा सीधा। पादप संगरोध, पादप पादप रोग संगरोध, है ना? ठीक है साहब। चलिए, नेक्स्ट है आपका 93वां प्रश्न है कि निम्न में से किस फसल में एजोला एनबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? किसका? एजोला एनबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है आपके चावल की खेती में। चावल की खेती की जाती है तो आपके उर्वरक काम में लिया जाता है एजोला एनबीना। एनबीना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 94वां। दक्षिणी मैदान में प्रदेश में सिंचाई किसके द्वारा सर्वाधिक की जाती है? तो दक्षिणी मैदान में आपकी सिंचाई जो है सर्वाधिक कुओं के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से की जाती है? सर्वाधिक कुओं के माध्यम से जो है सिंचाई की जाती है। निम्न में से किस राज्य में अरावली का विस्तार नहीं है? तो अरावली का विस्तार आपके उत्तर प्रदेश यानी यूपी में नहीं है, गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए, तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में सीधा जल ले जाने वाली नदियों में शामिल है? तो ये है आपकी चंबल और गंभीरी नदी सीधा सीधा यमुना नदी में। यमुना कहाँ आपकी? यूपी में, तो यूपी में ले जाने का कार्य करती है। रामगढ़ झील के बारे में सत्य कथन बताना है आपको। तो रामगढ़ झील के बारे में आपको सत्य कथन बताना है मेरे दोस्त। सत्य कथन बताने के लिए आपका ये है ऑप्शन। तो 12 नवंबर 2016 को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया। बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया गया था। ये भी राइट है। और यह 12 जिले में स्थित है। तो रामगढ़ झील जो है आपके 12 जिले में ही स्थित है। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 98, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो वन विभाग राजस्थान की स्थापना हुई थी आपके 1950 में। कब हुई मेरे साथी? 1950 में आपके वन विभाग की स्थापना होती है। 99वां प्रश्न है आपका, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चुनाव किया जाता है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा चुनाव किया जाता है। मुख्य सचिव के पद पर जो नियुक्त होने वाले अधिकारी होते हैं उनका चुनाव मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। 100वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या है? तो पहली विधानसभा का समय था आपके 1952-57। 1952-57। ठीक है, चलिए। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई आपके 29 अगस्त 1949 को। कब की गई? 29 अगस्त 1949 को।
ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे श्री कमलकांत वर्मा जी। याद रखिएगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री कमलकांत वर्मा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ये याद रख लेना आप, घनत्व न्यूनतम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, किस जिले में कितना है, ये सारा कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो जैसलमेर जिला जो है आपका न्यूनतम जनघनत्व रखता है। सेवण घास तुरी निगम किस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख घास है? तो सेवण घास आप सभी जानते हैं पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाएगी, क्योंकि सेवण घास आपको पता होना चाहिए। सेवण घास आपके गोडावन पक्षी की, जो गोडावन पक्षी है हमारा, गोडावन गोडावन पक्षी की क्या है, प्रजनन स्थलीय है, शरण स्थलीय है। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है आपका सेवण और तुर्डिगम घास पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 104 बार की, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो लिग्नाइट कोयला आपके ये पाया जाता है बरसिंहपुर में पाया जाता है, बरसिंहसर में, मेड़ता रोड में और कपूरडी में। तीनों ही स्थानों पर लिग्नाइट जो कोयला है वो पाया जाता है। ठीक है, जो यहाँ जो बर दे रखा है, बर में आपके कोयला नहीं पाया जाता, लिग्नाइट कोयला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1981 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए। तो ये आपका लगभग 33%, लगभग कितना 33% होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे पशुपालन के प्रश्नों पर, और यहाँ से होता है हमारा पार्ट बी, यानी 45 अंक, 45 अंक, 45 क्वेश्चन। यहाँ से हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न है आपका पशुपालन पार्ट बी का, एरुमंथी यानी नॉन रूमिनेंट पशुओं में पेट पेट के कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बटा हुआ होता है? तो जो एरुमंथी पशु होते हैं उनका पेट जो है एक ही भाग में बटा हुआ होता है। दोस्तों एरुमंथी यानी कि नॉन रूमिनेंट जो पशु होते हैं, इनका जो पेट का भाग होता है वो सिर्फ एक ही भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, इस एक पार्ट पेट का जो ये भाग होता है इसे कहते हैं आपके वास्तविक पेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक पेट। ठीक है, तो वास्तविक पेट कहते हैं, या फिर कहे वास्तविक पेट, या फिर इसको ट्रू स्टोमच भी कहते हैं, ट्रू स्टोमच भी कहते हैं, ट्रू स्टोमच भी इसको कहा जाता है। तो ये जो एरोमंथी होता है ये तो आपके एक भाग होता है जिसे वास्तविक पेट कहते हैं, और ट्रू स्टोमच भी इसको कहा जाता है। अच्छा, इसके बारे में और बात करें तो उदाहरण के तौर पर देखें तो इसमें आते हैं आपके घोड़ा आ जाता है, घोड़ा है, और है आपका हाथी, हाथी कह सकते हैं आप, कुत्ता है, कुत्ते। ठीक है, और आपके बंदर हो गए, इस प्रकार के जो जीव जंतु जानवर हैं हमारे, तो ये सब जो है आपके इनमें पाया जाता है आपका वास्तविक पेट, यानी एरुमंथी पशु में आते हैं। ट्रू स्टोमच इनमें पाया जाता है। अच्छा, इनको यूरिया नहीं दे सकते। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जो एरुमंथी पशु को यूरिया खिला सकते हैं या नहीं, तो इनको हम यूरिया नहीं दे सकते, यूरिया नहीं देना है, नहीं दे सकते। ठीक है, नहीं खाते भी नहीं है ये, है ना। और बात करें हम कि हमारा जो रूमिनेंट पशु होते उनका पेट कितने भागों में बटा होता है, तो रूमिनेंट पशु का जो पेट है वो बटा बटा होता है आपके वो बटा होता है आपके 4 भागों में। तो अगर यहाँ पे आपको रूमिनेंट्स का पूछा जाता तो 4 भागों में बटा होता है, और 4 भाग कौन कौन से हैं आपके, रूमेन, ओमेसम, एबोमेजम और रेटिकुलम। अच्छा, नॉन रूमिनेंट जो पशु है इनमें आपके जो होता है वो कौन सा होता है, एबोमेजम होता है। एबोमेजम को ही वास्तविक पेट कहते हैं, है ना। और जो 4 भाग हो गए आपके, रूमेन आपके पेट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, एबोमेजम आपका वास्तविक पेट, ट्रू स्टोमच जो कि आपके नॉन रूमिनेंट्स पाया जाता है, और रूमिनेंट्स में तो है। ठीक है, रूमिनेंट्स के तो 4 पार्ट होते हैं, रूमेन, ओमेसम, एबोमेजम और रेटिकुलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, ये व्याख्या आपके समझ आई होगी जो मैंने बताया है ना। और अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न आपका 107वां कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर यूपी में है। राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र बल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। और केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अभिकानगर टोंक में है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपकी अभिकानगर टोंक में है। ठीक है। और राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल हरियाणा में स्थित है। तो इनको याद रखिएगा आप कि राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है? बल्लभनगर में। और पूछा जाए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यूपी इज्जतनगर हो जाएगी। अच्छा, उदयपुर में स्थित आपका बल्लभनगर उदयपुर में आपके भैंस प्रजनन केंद्र। और पूछ लिया जाए केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान तो बीकानेर टोंक। और पूछ लिया जाए राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका प्रश्न है कुल ऊन उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका 45.91% आपके राजस्थान से प्राप्त होता है। यह ऊन प्रतिशत सन 2021-22 का है। और 2022-23 में राजस्थान में कुल ऊन उत्पादन 47.98% है। और भेड़ों से ऊपर कत ऊपर कतरने वाले को ऊनी मंथा कहते हैं। अच्छा, भेड़ों से ऊन कतरने वाले को, ऊपर नहीं है सॉरी, ये ऊन कतरने वाले को क्या कहते हैं? मंथा कहते हैं, ऊनी मंथा कहते हैं। और भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थित है। तो भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जयपुर में स्थित है। भेड़ से ऊन कतरने वाले को क्या कहते हैं? तो ऊनी मंथा कहते हैं। अच्छा, 2021-22 में आपके 45.91% हो जाएगा। और 22-23 में आपका कुल उत्पादन 47.98% रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका गाय की वह नस्ल जिसमें सर्वाधिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। तो गाय की वो हो जाएगी आपकी थार पारकर। थार पारकर जो है आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जैसलमेर वाले एरिया में। तो वहां पर आप सभी जानते हैं कि गर्मी भी भयंकर पड़ती है, सर्दी भी भयंकर पड़ती है। तो एक प्रकार से मजबूत गाय इसको कह सकते हैं हम। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और सर्वाइव कर सकती है हर मौसम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सफेद रंग मुंह काला भेड़ किस नस्ल की मुख्य विशेषता है? यानी रंग तो सफेद है और मुंह काला है। सफेद रंग मुंह काला चौकला, मुंह काला चौकला, काला चौकला, मिल रहा है ना शब्द? लाला चौकला, चौकला काला, मुंह काला चौकला, मुंह काला चौकला सफेद रंग। सफेद रंग की भेड़ है, उसका मुंह काला है, तो क्या लाओगे सफेद करने के लिए? चौक। चौक से आप, चौक नहीं होता बोर्ड पे लिखने वाला चौक, है ना, जिससे हम वाइट कर देते हैं, वाइट कर देते हैं मुंह काला। तो काला को अगर करे तो वाइट ऐसे ही तो करोगे आप। तो ये क्या है? चौक है ना। तो चौक से चौकला, मुंह काला, यानी सफेद रंग की भेड़ है जिसका मुंह काला हो गया, तो किससे करोगे? चौक के माध्यम से आप सफेद करोगे, चौकला यानी चौकलाओ। ठीक है, चलिए बड़े आगे। कैसी लगी ट्रिक? ऐसे ही बन जाती है ना। तो अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात है, वरना आप डायरेक्ट याद करिए। ठीक है, हम जैसे मंदबुद्धि लोग तो ट्रिकों के माध्यम से कैसे भी बना के और उसको याद करते हैं। ठीक है, चलिए बड़े आगे। दूध की रानी बकरी की किस नस्ल को कहा जाता है? दूध की रानी कहा जाता है आपकी सानेन, सानेन, सानी रानी, दूध की रानी सानी रानी, है ना। सानी रानी कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। इसमें नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। इसकी दूध उत्पादन अगर देखा जाए तो 1 से 3 लीटर प्रतिदिन ये देती है। और एंग्लो न्यूबियन को बकरियों की जर्सी कहते हैं। एंग्लो न्यूबियन को क्या कहते हैं? बकरियों की जर्सी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 112वां। क्या बोल रहा है 112वां? कि किसी यंत्र की सहायता से शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र तक पहुंचाना क्या कहलाता है? किसी यंत्र की सहायता से हम जब हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो यंत्र के माध्यम से तो शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र तक पहुंचाते हैं, है ना। वो गन होती है, एआई गन कहते हैं, जैसे एआई एआई गन होती है। ठीक है, एआई गन से जो है आपके मादा जनन तंत्र तक जो है शुक्राणुओं को पहुंचाया जाता है। तो ये है आपके कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए बदियाकृत नर घोड़ा क्या कहलाता है? तो बदियाकृत नर घोड़ा आपका कहलाता है ग्लैड। क्या कहते हैं? ग्लैड कहते हैं। बदियाकृत नर घोड़े को क्या कहते हैं? ग्लैड कहते हैं। और है आपका ऑप्शन में जैसे है दे रखा है बुल्लॉक। तो बुल्लॉक किसे कहते हैं? तो बुल्लॉक मेरे भाई जो बदियाकृत कैटल होती है ना, गाय, गाय या भैंस, यानी सांड, सांड या फिर कहीं भैंसा, इनको कहते हैं बुल्लॉक। बदियाकरण होता है, बदियाकृत होते हैं उनको। ठीक है, और बीडर कहते हैं आपके, बीडर कहते हैं आपके जो भेड़ का जो बदियाकरण किया जाता है उसको कहते हैं मेल वाले का, तो उसे कहते हैं बीडर। ठीक है, और वक कहते हैं आपके बकरे को, बकरा यानी गॉट, बकरी का जो बकरा होता है मेल, उसका बदियाकरण करने के बाद में उसके कहते हैं वक। और बुल्लॉक आपके गाय भैंस का बदियाकरण होने के बाद में बुल्लॉक।
गाय यानी सांड और भैंसा, और बीडर आपका जो है रैम। रैम बोलते हैं ना, नर भेड़ को क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। तो उसका जो बधियाकरण किया जाता है उसे कहते हैं वीडर। ठीक है, आगे चारों ऑप्शन समझ, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अपना प्रश्न है आपका 114 प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि वह विधि जिसमें 5 पीढ़ी तक एक ही नर व मादा में प्रजनन कराया जाता है, तो वो कहलाता है आपका इनब्रीडिंग। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इनब्रीडिंग कहलाती है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन की क्रिया चलती रहती है उन्हीं में, तो वो कहलाती है आपकी इनब्रीडिंग। ठीक है, चलिए। दही में लैक्टिक अम्ल की मात्रा पूछी गई है। अच्छा, दही में लैक्टिक अम्ल की मात्रा होती है आपके 0.6 से 1.1%। लैक्टिक अम्ल कितना होता है दही में? 0.1 से 0.6 से 1.1%। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है 116वां प्रश्न। मादा पशु के ब्याने से 60 दिन पूर्व दूध निकालना बंद करने को क्या कहते हैं? भाई 60 दिन यानी कि 2 महीने पहले हम जो है बंद कर देते हैं दूध निकालना, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सुखावस्था। क्या कहते हैं? सुखावस्था कहते हैं। यानी मादा पशु जब ब्याने के आपके 2 महीने रहते हैं लगभग, कि भाई 2 महीने बाद ब्याने वाली है, तो आपको दूध जो है बंद कर देना चाहिए, और इस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? सुखावस्था कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इनक्यूबेटर में आर्द्रता प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो इनक्यूबेटर में आर्द्रता आपके 60 से 65% होनी चाहिए। 60 से 65% इनक्यूबेटर में आर्द्रता होनी चाहिए। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सभी जानते हैं आप, विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 119। कपास के बिनौले में पाया जाने वाला हानिकारक रसायन होता है। तो कपास के बिनौले में पाया जाने वाला जो हानिकारक रसायन होता है वो होता है आपका गॉसिपॉल। क्या होता है? कपास के बिनौले में पाया जाता है हानिकारक रसायन है गॉसिपॉल। तारपीन का तेल किस काम आता है? तो तारपीन का तेल आपके मर्दन तेल है। कौन सा तेल है? मर्दन तेल है। ठीक है साहब। पशु में श्वसन दर नापी जाती है। तो पशु में श्वसन दर आपके नाक से और पशु की कोंख से नापी जाती है। पशु की कोंख और नाक दोनों से जो है श्वसन दर नापी जाती है। अच्छा, श्वसन दर के बारे में बात करें तो बकरी और भेड़ में श्वसन दर 12 से 30 प्रति मिनट होती है। भैंस में 16 से 18 और गाय में 20 से 25 होती है। ऊंट में 5 से 7 प्रति मिनट दर होती है, और घोड़े में 8 से 16, सुअर में 8 से 18। ठीक है, और कुक्कुट में होती है आपके 15 से 30 प्रति मिनट श्वसन दर पाए जाते हैं। श्वसन दर को बहुत ही बढ़िया तरीके से यह रट लेना, प्रश्न बनेगा सीधा सीधा। अभी बोल रहा हूँ मेरे भाई, श्वसन दर को जरूर रट लेना, सभी की श्वसन दर। बकरी भेड़ बकरी की 12 से 20, भैंस की 16-18, गाय की 20-25, ऊंट में 5-7, 5-7 ऊंट, घोड़े 8 दूनी 16, सुअर 8-18, सुअर 8-18, और कुक्कुट हो जाएंगे 15 दूना 30। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 122वां आपके स्क्रीन पर। रिंजका की फसल में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो रिंजका में आपके सेपोनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेपोनिन पाया जाता है साहब रिंजका में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जीटीबी वैक्सीन का पूरा नाम बताना है आपको। तो जीटीबी वैक्सीन का पूरा नाम हो जाएगा जीटीबी का गॉट टिश्यू विनस वैक्सीन। गॉट टिश्यू विनस वैक्सीन हो जाएगा। ठीक है। उन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में होने वाला रोग है। तो उन फैक्ट्री में जो काम करते हैं मजदूर, उनमें आपके एंथ्रेक्स रोग होने की संभावना रहती है और होता है ज्यादातर। नेक्स्ट है आपका पशुओं को सूखा चारा देकर पानी नहीं पिलाने से रोग कौन सा हो जाता है? तो कब्ज हो जाती है उन्हें। कब्ज हो जाती है अगर आप पशुओं को सूखा चारा खिला रहे हो और उन्हें पानी की नहीं पिला रहे हो, तो उन्हें कब्ज होना लाजमी है। निम्न में से कौन सी वैक्सीन चेचक से आजीवन सुरक्षा देती है? तो निम्न में से जो है आपकी हो जाएगी फाउल पॉक्स वैक्सीन। फाउल पॉक्स वैक्सीन जो है चेचक से आजीवन सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपका प्रसार शिक्षा का उद्देश्य। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य आपके ज्ञान में परिवर्तन करना होता है। बिल्कुल सही बात है। मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा, कौशल में परिवर्तन होगा, तो ये तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है। संचार में अरस्तु मॉडल में कितने तत्व हैं? जो संचार में अरस्तु मॉडल में तत्व पूछे गए हैं, तो ये हैं आपके 3 तत्व पाए जाते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे पड़ता है? मल्लीनाथ पशु मेला पड़ता है आपके लूनी नदी के किनारे। तो मल्लीनाथ पशु मेला जो है भरता कहाँ है? आपके लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी के किनारे आपके तिलवाड़ा बालोतरा में भरता है। तिलवाड़ा तिलवाड़ा बालोतरा में बालोतरा में भरता है। तिलवाड़ा बालोतरा में आपके मल्लीनाथ पशु मेला लगता है साहब।
कब लगता है? तो ये लगता है आपके मल्लिनाथ पशु मेला लगता है आपके चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ला 11 तक। कब लगता है? चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ला 11 तक जो है आपके मल्लिनाथ पशु मेला लगता है। अच्छा, इसमें गौवंश कौन सा आता है खरीदारी बिक्री के लिए? तो ये इसमें आता है आपके कांकरेज। कांकरेज नस्ल के जो है गौवंश आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। 130वां प्रश्न है आपका, वर्मी कंपोस्ट निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। वर्मी कंपोस्ट निर्माण कर रहे हैं आप, तो आपके जो टेम्परेचर है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 131वां प्रश्न है कि दांतों द्वारा आयु ज्ञात करने में अंतर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 6 माह का अंतर आ सकता है। 6 माह का और ज़्यादा भी आ सकता है। मैं इसकी प्रश्न की पूरी तरह से संपूर्ण अ, संतुष्ट नहीं हूँ, है ना? तो आप अपने अनुसार इसको देख लेना। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। भाई जो प्रश्न हम मन को संतुष्टि पैदा नहीं कर रहा, तो उस प्रश्न के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी बाद में देखकर इसके बारे में सोच के आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपके पास सबके पास गूगल है, तो आप गूगल जरूर कीजिएगा इस प्रश्न में। ठीक है, कि दांतों द्वारा आयु ज्ञात करने में अंतर कितने माह का आ सकता है? वैसे सर्वोत्तम तो आपके दांतों द्वारा ही होती है। सींगों द्वारा तो आपके सींगों द्वारा भी होती है, लेकिन उसमें छल्लों के माध्यम से करते हैं, तो छल्लों को क्या व्यापारी घिस देते हैं, है ना? चलिए तो बढ़ते आगे, आप सभी को मालूम है वो तो। पशु की आयु निर्धारित की जाती है, तो पशु की आयु आपके खुर द्वारा, सींग द्वारा, दांत द्वारा, इन सभी के द्वारा ज्ञात की जाती है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी आपके 6 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत हुई। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत होती है आपके 1970 में। चलिए, तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी साहब। गौ सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो गौ सेवा आयोग का मुख्यालय आपके जयपुर में स्थित है। मधुचक्र की सबसे छोटी अवस्था क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सबसे छोटी अवस्था मधकाल। क्या कहलाती है? मधकाल कहलाती है। मधुचक्र के 2 चरण में 4 अवस्थाएं होती है। प्रोस्टस, स्ट्रस, मेट मेटस्ट्रस और डाइस्ट्रस। सबसे छोटी अवस्था होती है स्ट्रॉन यानी मधकाल। ठीक है, तो 4 अवस्थाएं होती हैं, 2 चरण होते हैं। 4 अवस्था कौन कौन सी हो जाएगी आपकी? प्रोस्टस हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी, मेट स्ट्रेस हो जाएगी और डाई स्ट्रेस हो जाएगी। सबसे छोटी अवस्था आपकी स्ट्रॉन होती है, स्ट्रेस होती है, जो कि क्या कहलाती है? मधकाल कहलाती है। ग्लाइकोजन का उदाहरण है, तो ग्लाइकोजन का उदाहरण आपका पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका द्रव्य नाइट्रोजन Ln2 का तापक्रम कितना होता है? तो द्रव्य नाइट्रोजन का तापक्रम लिया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस, जो आपका बीर को संग्रहित करने के लिए लिया जाता है ना? तो जो नाइट्रोजन में बीर का भंडारण किया जाता है, उसमें जो टेम्परेचर दिया जाता है, वो टेम्परेचर आपका होना चाहिए -196 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, चले। वृक्क यानी कि किडनी की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है, तो ये संरचनात्मक इकाई आपकी नेफ्रॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेफ्रॉन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 140वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हो, क्या कहलाती है? तो मवाद आपके एबेसिम्स में क्या भरी होती है? एब्सिस में भरी होती है। एब होता है, जहाँ एब होता है वहाँ मवाद हो जाती है। पशु के शरीर पर असाधारण गुहा बन जाती है एब के कारण, और एब हो जाती है तो वहाँ सिस मवाद भर जाती है। एब्सिस मवाद भरी होती है। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं? तो जलन करने वाली दवाइयाँ आपके शिरा के अंदर दी जाती हैं। शिरा के अंदर दी जाती है साहब। चलिए नेक्स्ट है आपका दुधारू गोवंश की शुष्क पदार्थ की आवश्यकता कितनी होती है? तो दुधारू गोवंश को आपके 2 से 2.5% शरीर के भार का जो है आपके शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। यानी 100 केजी भार पर 2 से 2.5% शरीर का भार आपका ये दिया जाता है। ठीक है, चलिए। मेहसाणा किन का संग्रहण है? मेहसाणा जो भैंस की नस्ल है, ये किन
का संकरण है तो ये आपके मुर्रा और सुरती के संकरण के द्वारा उत्पन्न की गई है। इसकी उत्पत्ति स्थान महसाणा गुजरात है और यह नस्ल मुर्रा के समान है, परंतु लंबाई में मुर्रा से अधिक है, क्योंकि भाई सुरती की लंबाई ज्यादा है। टांग व पूंछ के अंतिम छोर पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं, सुरती में भी सफेद धब्बे आपके पाए जाते हैं, है ना भाई। सुरती जो आपकी वैसे है, इसके एक तो इसमें सफेद रंग की दो पट्टियां पाई जाती है, पहली तो आपके अधर पर पाई जाती है और दूसरी आपके जबड़े के चारों ओर पाई जाती है, तो वहां से इसके जो टांग और पूंछ के लिए सफेद धब्बे मिल गए, है ना। और मुर्रा के समान है, लेकिन लंबाई मुर्रा से अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों का संकरण है, तो दोनों के ही गुण इसमें आए हैं। चलिए बड़े आगे आ जाइए। 144वां प्रश्न बोलता है कि गाय के दूध का वैधानिक मान बताना है। तो गाय के दूध का वैधानिक मान होता है आपके फैट आपके 3.7% और एसएनएफ की मात्रा होती है 9.10%, ठीक है। तो एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है 9.10% और फैट होता है 3.7%। चलिए 145वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 20वीं पशु गणना में भेड़ की कितनी संख्या है? राजस्थान में पूछा है, ठीक है। तो राजस्थान में बतानी है। 20वीं पशु गणना में भेड़ की संख्या आपके 79 लाख गिनी गई, ठीक है। चलिए भारत में डेयरी सहकारी दुग्ध संघ की संख्या कितनी है? तो भारत में डेयरी सहकारी दुग्ध संघ की संख्या आपके 228 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 228, 228 हो जाएगी। समान गुण समान गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरण हेतु प्रजनन की उपयोगी विधि कौन सी हो जाएगी? तो इन ब्रीडिंग जो विधि है, इससे आपके समान गुण जो है स्थानांतरण होते रहते हैं, यानी कि एक ही पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी 5 पीढ़ियों में। पिछले प्रश्न आया था ना एक अपना, याद है ना आपको, 5 पीढ़ियों वाला, तो वो इनब्रीडिंग कहलाती है। और समान गुण अगर आपको अगली पीढ़ी में स्थानांतरण करने हैं तो प्रजनन की विधि आपको इनब्रीडिंग अपनानी होगी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत हुई थी आपके दिसंबर 2014 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपके उद्देश्य पशु की उत्पादकता, आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना और कृत्रिम गर्भाधान शामिल है। उच्च आनुवांशिकता गुण वाले वीर की उपलब्धता, देसी नस्लों का विकास और किसान जागरूकता करना ही इसका जो है उद्देश्य था। आपकी गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की योजना जो थी दिसंबर 2014 में शुरू होती है और ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। 149वां प्रश्न है आपका, क्रीम सेपरेटर के किस भाग से क्रीम बाहर आती है? क्रीम सेपरेटर के किस भाग से क्रीम बाहर आती है? तो ये आती है आपकी क्रीम स्पाउट जो भाग होता है उससे जो है क्रीम बाहर आती है। अंतिम प्रश्न है आपका 150वां, ई पशु हाट पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? तो ई पशु हाट पोर्टल की शुरुआत की गई 26 नवंबर 2016 को। कब की गई? 26 नवंबर नवंबर 2016 को, ठीक है। तो ये होते हैं आज के टेस्ट के प्रश्न, 150 के 150 आपके कंप्लीट। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा साथियों, और अपने सुझाव जरूर दिया करो। कोई भी डाउट हो तो पूछा करो, है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक शेयर करें, है ना, क्योंकि चैनल को ग्रो करवाना आप ही का जिम्मेदारी है। मैंने आपको जिम्मेदारी दी है मेरे साथियों, तो आपको चैनल ग्रो करवाना ही है, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, तो होगा भला, सबका सिलेक्शन होगा। आज से आपका एक अंतिम प्रश्न दे देते हैं। आज आपको चलो प्रश्न नहीं दिया, जो कमेंट में हम डेली प्रश्न देते हैं। तो प्रश्न है सभी को कमेंट में आंसर देना है कि दरातीदार सिंह किस नस्ल में पाए जाते हैं? दराती दरातीदार सिंह सिंह भैंस की, ठीक है। कोई भेड़ बकरी बताते रहे इसलिए भैंस बता रहा हूँ। भैंस की किस नस्ल की किस नस्ल में होते हैं? ये है आपका प्रश्न। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है, सभी को आता है, तो सभी को आंसर इसका देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं आपको आना चाहिए। अगर ये प्रश्न नहीं आया तो समझो आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है मेरे भाई। तो प्रश्न का कमेंट में आंसर जरूर देना, है ना। चलिए तो साथियों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टेस्ट के साथ, नेक्स्ट आपकी राजस्थान करंट अफेयर की शॉर्ट्स के साथ, है ना। चलिए तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।